गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। सॉल्यूशन चैप्टर में अपन नया टॉपिक कर रहे हैं, गैस, द्रव, विलयन। गैस, द्रव, विलयन। पहला शब्द हमारे पास गैस है, दूसरा शब्द हमारे पास द्रव है। गैस इसमें विलय है और द्रव विलायक का काम करता है और द्रव विलायक का काम करता है। तो ये टॉपिक बना गैसों की द्रवों में विलयता। गैसों की द्रवों में विलयता। गैसों की द्रवों में विलयता गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक मीन है इसका कि कब कोई गैस द्रव विलायक में ज्यादा घुलेगी और कब कोई गैस द्रव विलायक में कम घुलेगी। टॉपिक बना हमारा गैसों की द्रवों में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है हमारे पास गैस की प्रकृति। मतलब है इसका कैसी गैस हो जो द्रव विलायक में ज्यादा घुले। गैस की प्रकृति। गैस क्या चीज है इसमें? विलय। विलय की प्रकृति। पहला क्या हिस्सा बना हमारे पास? विलय की प्रकृति, गैस की प्रकृति। कैसी गैस हो कि ये द्रव विलायक में ज्यादा घुले। इसमें पहला है जो गैस ज्यादा द्रवीकृत होती है वह द्रव विलायक में ज्यादा घुलनशील है। द्रवीकृत जो आसानी से विलायक में जाकर द्रव अवस्था ग्रहण कर लेगी वो गैस ज्यादा घुलनशील है। इसमें एग्जाम्पल के तौर पर CO2 गैस। CO2 गैस की द्रवीकृत होने की क्षमता सबसे ज्यादा, इसलिए CO2 गैस का प्रयोग सोडा वाटर बनाने में किया। इसलिए CO2 गैस का प्रयोग सोडा वाटर बनाने में किया जाता है। दूसरी बात, जो गैस जल्दी से आयनित होगी, जो गैस जल्दी से आयनित होगी, आयनित मीन आयनों में, पॉजिटिव नेगेटिव आयनों में टूट जाएगी, वो ज्यादा घुलनशील होगी। फॉर एग्जाम्पल HCl। HCl को जैसे ही जल में डालते हैं, विलायक में डालते हैं, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयनों में विभक्त हो जाती है। इसलिए HCl गैस द्रव विलायक में आसानी से घुल जाएगी। गैस की प्रकृति में तीसरी बात है हमारे पास, जो गैस जल्दी से जल से क्रिया करेगी वह ज्यादा घुलनशील होगी।
ज्यादा घुलनशील होगी। मीन जो गैस जल्दी से द्रव विलायक में जाकर उससे क्रिया कर लेगी, जल से क्रिया कर लेगी, वो ज्यादा घुलनशील होगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया गैस NH3। जैसे ये जल में जाएगी उससे क्रिया कर लेगी, NH4OH का निर्माण करेगी, मीन अमोनिया गैस ज्यादा बढ़ेगी। गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला कारक करा अपन ने गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति में हमारे पास 3 हिस्से थे, जो जल्दी द्रवीकृत होगी, जल्दी आयनित होगी, जल्दी जल से क्रिया करेगी, वो ज्यादा घुलेगी। दूसरी बात है हमारे पास विलायक की प्रकृति। अपन ने 11वीं में भी बहुत बार पढ़ा, जो लास्ट चैप्टर अपन ने क्लास में करा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें भी अपन ने पढ़ा कि विलायक की प्रकृति जब आती है तो हमारे पास एक बात सामने आती है, एक लाइन सामने आती है, समान समान को बोलता है। लाइक डिसॉल्व्स लाइक्स, समान समान को घोलता है। मीन क्या है इसका? अगर विलय, विलय कौन है हमारी? गैस। अगर विलय गैस ध्रुवीय प्रकृति की है, कौन सी प्रकृति की है? ध्रुवीय प्रकृति की है, तो ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। किसमें ज्यादा घुलेगी? ध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगी। और अगर गैस हमारा विलय अध्रुवीय प्रकृति का है तो किसमें ज्यादा घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगा। किसमें ज्यादा घुलेगा? अध्रुवीय विलायक में ज्यादा घुलेगा। तीसरी बात हमारे पास आती है ताप का प्रभाव। बड़ा इंपॉर्टेंट है, +2 के लगभग हर लेसन में ये आएगा कि ताप का प्रभाव किसी घुलनशीलता पर कैसे पड़ता है, किसी की प्रकृति पर कैसे पड़ता है। ताप का प्रभाव वैज्ञानिक ला शातिल्य के अनुसार +1 में पढ़ा अपन ने आयनिक साम्य वाले चैप्टर में। ताप का प्रभाव वैज्ञानिक ला शातिल्य के अनुसार, अगर कोई विलयन ऊष्मा छेपी है, अगर कोई विलयन ऊष्मा छेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है। और अगर कोई विलयन ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। 2 ही लाइनें दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई विलयन ऊष्मा छेपी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता घट जाती है, और अगर कोई विलयन ऊष्मा शोषी है तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। गैसों का द्रवों में विलयन, किसी गैस का द्रव में विलयन ऊष्मा छेपी प्रकार का होता है। किसी गैस का द्रव में विलयन ऊष्माक्षेपी प्रकार का होता है। किसी गैस का द्रव में विलयन ऊष्माक्षेपी प्रकार का होता है। क्या मतलब निकला कि छेपी विलयन है ये। अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता घट जाएगी, और अगर ताप घटाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है हमारे पास, जो गैसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाला कारक है दाब का प्रभाव। नंबर 4 पॉइंट आया हमारे पास, दाब का प्रभाव। गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको समझाने के लिए
हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया। कौन से वैज्ञानिक ने नियम प्रतिपादित किया? हेनरी नामक वैज्ञानिक ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं? हेनरी नियम। दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हमारे पास नियम आया, हेनरी नियम। इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा हेनरी नियम से। हेनरी नियम गैसों की द्रवों में विलेयता पर दाब के प्रभाव को समझाने के लिए हेनरी नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। क्या है हेनरी नियम? इस नियम के अनुसार किसी द्रव विलायक में घुली गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में घुली गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब कि अगर दाब ज्यादा लगाया गया तो घुली गैस की मात्रा ज्यादा होगी, और अगर दाब कम लगाया गया तो घुली गैस की मात्रा कम होगी। माना घुली गैस की मात्रा m ग्राम है तथा दाब P है, तो हेनरी नियम से, हेनरी नियम था घुली गैस की मात्रा लगाए गए दाब के समानुपाती है, m समानुपाती P। समानुपाती का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट लगा दिया K। क्या चीज है यहां? कांस्टेंट। तो हमारे पास इसके लिए ग्राफ निरूपण करना है। मैथमेटिक्स से y = mx + c समीकरण से समानुपातिक ग्राफ सीधी रेखा ग्राफ होते हैं, सरल रेखा ग्राफ होते हैं। तो ये लिया अपन ने m के लिए एक अक्ष ले लिया p के लिए, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो हमने ये एक सीधी रेखा का ग्राफ बना दिया। आगे लेके चलते हैं हेनरी नियम को। कह रहा है घुली गैस की मात्रा भी कितनी मात्रा में गैस घुली है? घुली गैस की मात्रा सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है। और सांद्रता मोल भिन्न पर निर्भर करती है, मोल भिन्न पर निर्भर करती है, मोल भिन्न पर निर्भर करती है। पहली हमारी इक्वेशन बनी m समानुपाती p। अब वो कह रहा है कि m जो है, मात्रा जो है, कंसंट्रेशन सांद्रता c पर निर्भर करती है, और सांद्रता मोल भिन्न मतलब xg पर निर्भर करती है। तो नया नियम, नया डेरिवेशन क्या बन गया हमारे पास? xg समानुपाती p। समानुपाती का चिन्ह हटाया, xg बराबर kHp। kH क्या चीज है यहां? हेनरी शिखर। ये जो इक्वेशन है हमारे को न्यूमेरिकल सोल्व करवाएगी। xg = kHp। kH हेनरी कांस्टेंट है। जब भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो या तो हमें मोल भिन्न दी जाएगी
हेनरी स्थिरांक पूछेगा या हमसे हेनरी स्थिरांक मांगेगा, मोल भिन्न और दाब का मान दिया जाएगा। अब बात आती है हेनरी नियम की सीमाएं। हेनरी नियम की सीमाएं, कहां हेनरी नियम लगेगा और कहां हेनरी नियम नहीं लगेगा। भी कहां हेनरी नियम फॉलो होगा, कहां हेनरी नियम फॉलो नहीं होगा। तीन बातें हैं हेनरी नियम की सीमाओं में। पहली बात है विलयन अत्यधिक तनु ना हो। विलयन अत्यधिक तनु ना हो। विलयन अत्यधिक तनु ना हो, इसका मीन है कि अगर गैस बहुत ही कम मात्रा में घुली है, बिल्कुल अति सूक्ष्म मात्रा में घुली है, तो उस विलयन पर दाब का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। इसलिए अगर हमें हेनरी नियम फॉलो करवाना है तो विलय बहुत कम मात्रा में नहीं होना चाहिए, विलयन तनु नहीं होना चाहिए, गैस कम मात्रा में नहीं घुली होनी चाहिए। दूसरी बात है हमारे पास ताप अत्यधिक कम ना हो। अगर ताप कम कर दिया, बहुत कम कर दिया ताप, तो गैस उसमें घुलेगी नहीं, गैस अपने को द्रव अवस्था में बदल लेगी। ये बात अपन ने 11वीं में द स्टेट ऑफ मैटर लेसन में करी थी कि गैस को द्रवीकृत किया जा सकता है या तो दाब बढ़ा करके और या ताप घटा करके। अगर ताप बहुत कम कर दिया तो गैस उसमें घुलने की बजाय द्रव अवस्था ग्रहण कर लेगी और विलायक से अलग हो जाएगी। इसलिए ताप अत्यधिक कम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए। जो दाब है बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर दाब ज्यादा हुआ तो गैस तो ज्यादा घुलेगी ही, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जिस पात्र में हम विलयन बना रहे हैं, दाब अधिक होने के कारण वो पात्र ही फट जाएगा, वो पात्र ही टूट जाएगा। इसलिए दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए। फिर हमारे पास बात आती है हेनरी नियम के उपयोग। हेनरी नियम के उपयोग। हेनरी नियम के उपयोग में पहली बात हमारे पास भी हेनरी नियम का प्रयोग कहां करते हैं, कहां हमारे लिए यूजफुल है। इसमें पहला है हमारे पास सोडा वाटर बनाने में। सोडा वाटर बनाने में, सोडा वाटर का मतलब है कोल्ड ड्रिंक बनाने में। किसका प्रयोग किया जाता है? हेनरी नियम। हेनरी नियम से कोल्ड ड्रिंक बनाते समय दाब लगाकर CO2 गैस उसमें घोली जाती है। हेनरी नियम से सोडा वाटर बनाते समय दाब लगाकर CO2 गैस उसमें घोली जाती है। इसके ऊपर क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, शीतल पेय पदार्थ मीन कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय पदार्थ की बोतल को खोलने पर बुलबुले बाहर निकलते हैं क्यों? शीतल पेय पदार्थ की बोतल को खोलने पर बुलबुले बाहर निकलते हैं क्यों? सोडा वाटर शीतल पेय पदार्थ बनाया किसके नियम से? हेनरी नियम से। उसमें क्या था कि हमने दाब लगा करके CO2 गैस उसके अंदर घोली थी। अब क्वेश्चन है, इस बोतल को खोले तो बबल्स बुलबुले बाहर निकलते हैं क्यों? तो इसका क्या है कि शीतल पेय पदार्थ को बनाने के लिए CO2 गैस उच्च दाब पर उसके अंदर भरी जाती है।
जैसे ही अपन उसका बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो दाब हट जाता है और वो घुली हुई गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, समतल सतहों पर वायु का दाब उचित रहता है। समतल सतहों पर वायु का दाब उचित रहता है। जैसे ही हम गहराई में जाएंगे दाब बढ़ने लग जाएगा, जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे दाब घटने लग जाएगा। समतल सतहों पर दाब उचित रहता है, जैसे कि जिन क्षेत्रों में अपन रहते हैं वायु दाब उचित है, जिससे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन हम स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि दाब लगता है और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में उपस्थित रक्त में जाकर के घुल जाती है। लेकिन जैसे ही हम ऊंचाई वाले स्थान पर जाएं वहां दाब पर्याप्त नहीं होता। वहां दाब पर्याप्त नहीं होने के कारण वहां रहने वाले लोगों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो रक्त में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं घुलेगी, जिससे वहां के लोगों की सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्षीण का मतलब कम हो जाती है। वहां के लोगों की सोचने की क्षमता क्षीण हो जाती है और इस रोग की स्थिति को कहते हैं हम एनोक्सिया। रोग की इस स्थिति को क्या कहते हैं हम? एनोक्सिया। इसीलिए पहाड़ी स्थानों पर रहने वाले लोग ज्यादातर गोरे, वो गोरे इसलिए कि क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं गई। ऑक्सीजन नहीं गई, वो ऑक्सीजन हमारी हीमोग्लोबिन से क्रिया नहीं करी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हुआ। ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं हुआ, आरबीसी नहीं डेवलप नहीं हुई, जिससे वहां के लोग गोरे होने की बजाय उनका शरीर पीला होता है, जिसे हम कहते हैं कि गोरा दिखता है। वहां के लोगों के शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना जाने के कारण उनकी कद काठी छोटी रह जाती है। इस रोग की क्षमता या रोग की स्थिति को संपूर्ण रूप से क्या कहा जाता है? एनोक्सिया का। क्या कहा जाता है? एनोक्सिया। तीसरी बात जो हमारे सामने है, सेकंड बात में मैंने क्या बोला कि समतल सतहों पर वायु का दाब उचित है, लेकिन समतल सतह से जब अपन ऊपर जाएंगे तो वायु दाब घट जाता है, जिससे हमारी बॉडी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती और ये कंडीशंस हो जाती हैं। लेकिन जब हम गहराई में जाएं तो दाब बढ़ जाएगा। उसी के ऊपर है तीसरा पॉइंट, कह रहा है कि जैसे ही कोई व्यक्ति पानी, समुद्र, नदी में डूबता है तो वो गहराई में जाना प्रारंभ हो जाता है, जहां दाब अधिक होने के कारण उस जल में घुली हुई ऑक्सीजन हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में प्रवेश करती है। जैसे कोई व्यक्ति जल में डूब जाए, समुद्र में गिर जाए, नदी में गिर जाए तो वो गहराई में जाने लग जाता है और गहराई में दाब अधिक होने के कारण उसमें उपस्थित ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर में प्रवेश करती है और उस ऑक्सीजन के साथ उस जल में उपस्थित कुछ नाइट्रोजन गैस भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि दाब अधिक होने पर गैस से ज्यादा घुलती है, हेनरी का नियम है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी हमारे शरीर में घुलने लग जाती है, जिससे हमारी धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, हो जाती हैं और मनुष्य की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। रोग की इस स्थिति को बैंड्स कहते हैं, मतलब हमारी धमनियों में बैंड बनना प्रारंभ हो जाते हैं, रुकावट प्रारंभ हो जाती है, हमारी धमनियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिस कारण सांस नहीं आ पाता और व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। दोबारा रिपीट करते हैं,
क्योंकि इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस बनते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए सेकंड पॉइंट का थोड़ा रिपीट करते हैं कि समतल सतह पर वायु दाब उचित है। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे वायु दाब घटना प्रारंभ हो जाएगा और सेकंड फैक्टर लागू हो जाएगा। और जैसे ही हम गहराई में जाएंगे दाब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दाब बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। कोई व्यक्ति समुद्र, नदी, पानी में गिर गया तो वो गहराई में जाता है। गहराई में जाने के कारण दाब बढ़ गया। जब दाब बढ़ा तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में श्वसन प्रक्रिया से हमारे शरीर में जाने लग गई और उस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हमारे साथ शरीर में जाने लग गई। क्योंकि हेनरी नियम कहता है दाब अधिक होगा तो गैसें ज्यादा उगलेगी। जैसे ही नाइट्रोजन हमारे शरीर में प्रवेश करी, एक विषैली गैस है, तो हमारी धमनियां क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, जिससे हमारे शरीर के सभी हिस्सों तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और व्यक्ति की तक उठने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई। रोग की इस स्थिति को हम कहते हैं बेंड्स। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है? कोई व्यक्ति नदी में, पानी में, समुद्र में डूबा तो उसके शरीर में ज्यादा मात्रा में गैसें प्रवेश कर गई, लेकिन जैसे ही वो सतह की तरफ आता है मुंह से क्या निकलते हैं, बुलबुले बाहर निकलने लग जाते हैं। रीजन क्या है? गहराई में गया, दाब ज्यादा था, गैसें शरीर में ज्यादा घुल गई। जैसे ही सतह पर आया दाब कम होने लग गया, घुली हुई जो गैसें थी पुनः मुख से बाहर आने लग गई, जिससे बुलबुले बाहर निकल गए। अगले बात आई इसी के ऊपर कि जो तैराक है, गोताखोर है, जब वो समुद्र, नदी, पानी में डुबकी लगाते हैं तो अपने साथ एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो जल की ऑक्सीजन ग्रहण करे ही नहीं। अगर जल की ऑक्सीजन ग्रहण कर ली तो कुछ अन्य गैसें भी शरीर में प्रवेश कर जाएंगी और मृत्यु का खतरा बढ़ जाएगा। अपने साथ वो कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उचित दाब पर उनको ऑक्सीजन गैस मिलती रहे। इस कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? एक तो होती है हीलियम गैस, एक होती है नाइट्रोजन गैस और एक होती है ऑक्सीजन गैस। तीन गैसों का मिश्रण होता है, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हीलियम इसलिए भरी जाती है कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर में, हीलियम क्या है, हल्का करती है कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर को, जिससे तैराक डूबता नहीं, ऊपर ही ऊपर उठता रहता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि बहुत कम क्रियाशील गैस है, अक्रिय गैस के रूप में मानी जाती है। ये नाइट्रोजन गैस हीलियम और ऑक्सीजन को आपस में क्रिया ही नहीं करने देती और ऑक्सीजन गैस हमारे शोषण के लिए इसके अंदर भरी। ये है, इसमें से लगभग क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड में 1 नंबर का आता ही आता है। हेनरी नियम क्या है, हेनरी नियम का ग्राफ क्या है, हेनरी नियम की सीमाएं क्या है, हेनरी नियम के उपयोग सोडा वाटर बनाने में, एनोक्सिया रोग हो जाता है, बेंड्स हो जाता है, कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैसें भरी होती हैं और ये गैसें क्या काम करती हैं। अभी अगला टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ठोसों की द्रवों में विलेयता। पहले अपन ने करा गैसों की द्रवों में विलेयता और उसमें हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हेनरी नियम, बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठोसों की द्रवों में विलेयता। अब यहां ठोस जो है विलय का काम करेगा और जो द्रव है वो विलायक का काम करेगा। ठोस जो है विलय का काम करेगा और जो द्रव है
वो विलायक का काम करेगा। पहले की तरह ही ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की द्रवों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। पहला विलय। विलय कौन है इसमें हमारे पास? ठोस। विलय की प्रकृति, ठोस की प्रकृति। ठोस कैसा होना चाहिए? चूर्णीकृत। विलय कैसा होना चाहिए? चूर्णीकृत। कोई ठोस जितना ज्यादा चूर्ण अवस्था में होगा, जितना ज्यादा चूर्णीकृत होगा, वो उतना ही ज्यादा द्रव विलायक में घुल जाएगा, उतना ही ज्यादा द्रव विलायक में घुल जाएगा। एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक गिलास पानी में 1 चम्मच साबुत नमक डाल दिया और दूसरे गिलास पानी में पिसा हुआ नमक डाल दिया, तो कौन सा नमक जल्दी घुलेगा? जो पिसा हुआ है। इसी प्रकार ठोस जितना चूर्णीकृत होगा, उतना ही ज्यादा द्रव विलायक में घुलनशील होगा। दूसरी बात, विलय तथा विलायक की प्रकृति। ये भी अपन पीछे भी करके आए। विलय और विलायक की प्रकृति में समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है, समान समान को बोलता है। लाइक डिसोल्व्स लाइक। अगर विलय ध्रुवीय प्रकृति का है, आयनिक प्रकृति का है, तो ध्रुवीय या आयनिक विलायक में ज्यादा घुलेगा। अगर विलय अध्रुवीय प्रकृति का है, तो अध्रुवीय या अनायनिक विलायक में ज्यादा घुलेगा। तीसरी बात, ताप का प्रभाव। तीसरी बात क्या आई हमारे पास? ताप का प्रभाव। वही जो भी अपन पीछे बोल गए, अकॉर्डिंग टू ला शातिल्य रूल, वैज्ञानिक ला शातिल्य के अनुसार, अगर कोई विलयन ऊष्मक्षेपी प्रवृत्ति का है तो हम ताप बढ़ाएंगे तो विलयता में कमी आएगी। अगर कोई विलयन ऊष्मशोषी प्रवृत्ति का है तो ताप बढ़ाएंगे तो विलयता में वृद्धि होगी। ठोसों का द्रव में विलयन ऊष्मक्षेपी भी हो सकता है और ऊष्मा शोषी भी हो सकता है। पिछले टॉपिक में बात करें तो गैसों का द्रवों में विलयन सदैव ऊष्मक्षेपी होता है, इसलिए अगर ताप बढ़ाओगे तो विलयता घटेगी। यहां ऐसा नहीं है। ठोस का द्रव में विलयन क्षेपी भी हो सकता है, शोषी भी हो सकता है। क्षेपी हुआ तो ताप बढ़ाने पर विलयता घट जाएगी, शोषी हुआ तो ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ जाएगी। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक आता है वाष्पन, संघनन। वाष्प 3 डेफिनेशंस जो आगे का चैप्टर बनाएंगी, वाष्पन, संघनन और वाष्प। वेपरेशन, कंडेंसेशन, वेपर प्रेशर। वाष्प मतलब वाष्प का बनना। वाष्पन के लिए हमने खुले मुख वाले पात्र में, जिसका मुंह खुला हुआ है, खुले मुख वाले पात्र में द्रव, कोई भी द्रव
मीन अपन ने जल भर लिया। हम एक खुले मुख वाले पात्र में द्रव अथवा जल भर लेते हैं और इसे गर्म करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम इसे गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। अतः द्रव से वाष्प का बनना, द्रव से वाष्प का बनना क्या कहलाता है? वाष्प। वाष्पन देखते हैं। हम एक खुले मुख वाले पात्र में द्रव या जल भरकर गर्म करते हैं। द्रव या जल भरकर गर्म करते हैं। जब उसे गर्म करते हैं तो उसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार द्रव या वाष्प, द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। द्रव से वाष्प बनने की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन के बाद हमारे पास बात आई संघनन, कंडेंसेशन। हम एक बंद पात्र में, बंद पात्र का मतलब है जिसका मुख खुला नहीं है, ढक्कन वाला पात्र है, उसमें अपन ने द्रव भर दिया। बंद मुख वाले पात्र में हमने द्रव या जल भर दिया। अब जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही इसको गर्म करते हैं इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। और जब गर्म करना बंद कर देते हैं तो बनी हुई वाष्प पुनः संघनित होकर के, बनी हुई वाष्प पुनः संघनित होकर के जल का निर्माण करने लगती है, द्रव का निर्माण करने लगती है। इस प्रकार वाष्प से द्रव का बनना संघनन है। जब द्रव से वाष्प बनती है तो वाष्पन, और जब वाष्प से द्रव बनता है संघनन। वाष्प दाब, ये अपने संघनन वाले टॉपिक से निकालेंगे। तीसरी डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वाष्प दाब, ये अपन निकालेंगे संघनन वाले टॉपिक से। एक बंद पात्र में द्रव भरकर जब इसे गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो जाती है। साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था का साधारण सा मीन निकालें तो मान लो हमने 1 किलो पानी लिया है। साम्य अवस्था का मतलब है जब आधा किलो पानी की वाष्प बन गई और आधा किलो पानी पानी ही रहा, मतलब दोनों आधे आधे भागों में बट गए, वो साम्य अवस्था। वाष्प दाब की अपन बात कर रहे हैं, इसमें हम संघनन वाले टॉपिक से निकाल रहे हैं। हमने एक बंद पात्र में द्रव भरकर, जल भरकर इसे गर्म करा तो इसकी वाष्प बनना प्रारंभ हो गई। साम्य अवस्था की स्थिति में, साम्य अवस्था की स्थिति में वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव के अणुओं पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। रिपीट करते हैं एक बार। एक बंद पात्र में द्रव भरकर जब इसे गर्म करते हैं, एक बंद पात्र में द्रव भरकर जब इसे गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनना प्रारंभ होती है। साम्य अवस्था की स्थिति में वाष्प के अणुओं द्वारा जल के अणुओं पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। आज की क्लास का ये हिस्सा हुआ अपना। घर पर रहिए, कोरोना से बचिए, निरंतर अपने हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए। धन्यवाद।